हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहित। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स से। तो पहले हम समझते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है। तो थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि हीट का ट्रांसफ़र और हीट से इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आएगा और हमारा जो सिस्टम है उस पर क्या वर्क होगा हीट के थ्रू और इंटरनल एनर्जी के थ्रू। तो वही सब हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सिस्टम से। तो सिस्टम क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक कंटेनर है। तो हमारा पूरा यूनिवर्स 3 पार्ट में यहाँ पे बंट चुका है। पहला पार्ट तो हो गया सराउंडिंग, जो इस सिस्टम के बाहर का जो पार्ट है वो हो गया सराउंडिंग, और दूसरा पार्ट हो गया हमारा सिस्टम। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, हमारे पूरे यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको हम स्टडी करने वाले हैं उसको हम बोलते हैं सिस्टम। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है ये हो गया बाउंड्री। ठीक है, तो सिस्टम के अंदर हमारी गैस भरी होगी। तो अब पहले हम देखते हैं कि सिस्टम कितने टाइप के हो सकते हैं। तो सिस्टम कितने टाइप के हो सकते हैं वो देखते हैं। तो पहले टाइप का सिस्टम होता है हमारा ओपन सिस्टम, और दूसरे टाइप का सिस्टम होता है क्लोज सिस्टम, और तीसरे टाइप का सिस्टम होता है आइसोलेटेड सिस्टम। पहला सिस्टम होता है हमारा ओपन सिस्टम। अब इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि ये ओपन होगा। तो जैसे कि हमारे पास एक प्याली है चाय की, एक चाय का कप है जिसके अंदर चाय भरी हुई है, गर्म चाय है। तो अब क्या होगा, भाप बाहर निकलेगी, मतलब मास बाहर निकल रहा है हमारे सिस्टम से, और ये चाय ठंडी भी हो रही है, मतलब हीट भी बाहर निकल रही है। तो यहाँ पे हीट बाहर निकल रही है और मास भी बाहर निकल रहा है। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है कि मास भी एक्सचेंज होता है और हीट भी एक्सचेंज होती है। तो ओपन सिस्टम में मास और हीट दोनों का एक्सचेंज होता है, मतलब हीट बाहर भी जा सकती है और बाहर की हीट अंदर भी आ सकती है, और सिस्टम का मास बाहर भी जा सकता है और बाहर का मास अंदर भी आ सकता है। और सेकेंड टाइप का हमारा सिस्टम होता है क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में क्या होगा, अब इसी कप को मैं क्या करता हूँ, इसी कप में चाय भरी हुई है, गर्म चाय, और ऊपर से मैंने इसको सील कर दिया, पैक कर दिया इसको। तो चारों तरफ से पैक हो चुका है गिलास हमारा। तो पैक होने के बाद क्या होगा, मास बाहर नहीं जा पाएगा, गैस जो है अंदर ही रहेगी, बाहर चाय बाहर नहीं जा सकती है। तो यहाँ पे क्या होगा, मास का एक्सचेंज नहीं होगा, मास बाहर नहीं जा सकता, लेकिन हीट बाहर जा सकती है। चाय ठंडी हो सकती है, यहाँ पे जो बाउंड्री है वो गर्म होगी और बाहर हीट को ट्रांसफ़र कर देगी। तो हीट का ट्रांसफ़र बाहर हो जाएगा, इसका मतलब हीट ट्रांसफ़र, हीट का एक्सचेंज इसमें होता है। तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है, मास का एक्सचेंज नहीं होता लेकिन हीट का एक्सचेंज होता है। और तीसरे टाइप का हमारा सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, ये आइसोलेट होता है, आइसोलेटेड सिस्टम। इससे बाहर की सराउंडिंग से इसको कोई मतलब नहीं होता है, बिल्कुल ये आइसोलेट होता है सराउंडिंग से। फॉर एग्जांपल जैसे हम लेते हैं थर्मस, जिसके अंदर हम चाय भरते हैं, वो थर्मस है ये। तो उसके अंदर क्या है, हमारी चाय गर्म रहती है। गर्म क्यों रहती है, क्योंकि वो हीट बाहर नहीं निकाल रही है, जो हीट है उसके पास वही अपने पास ही रख रही है, बाहर हीट का ट्रांसफ़र नहीं कर रही है। तो इस कारण क्या होता है, जो हमारी चाय है वो गर्म ही रहती है, ठंडी नहीं होती है। तो ना तो गैस, और ये थर्मस हमारा एकदम पैक है, तो मास भी बाहर नहीं जा रहा है और ना ही हीट बाहर जा रही है। तो इसकी बाउंड्री हम इस टाइप से बनाते हैं कि हीट बाहर ना जाए। तो इस केस में क्या होता है, ना तो मास का एक्सचेंज होता है और ना ही हीट का एक्सचेंज होता है, दोनों का एक्सचेंज इसमें नहीं होता है। तो इस टाइप का सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम।
ठीक है। और अब हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स के जो हमारे लॉ है, 3 लॉ होते हैं हमारे। पहले लॉ को हम बोलते हैं जीरोथ लॉ। अब इसको जीरोथ लॉ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत ही बेसिक लॉ है। इसके अनुसार क्या होता है, अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ, अगर मेरे पास 3 सिस्टम है, सिस्टम ए, सिस्टम बी और सिस्टम सी। सिस्टम ए सिस्टम बी के साथ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है और सिस्टम बी सिस्टम सी के साथ थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम में है। तो सिस्टम ए भी सिस्टम सी के साथ थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम में होगा। ये इसका स्टेटमेंट है। अब समझते हैं कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम में हमें पता है कि जैसा हमारा सिस्टम है वो वैसा का वैसा बना रहेगा। और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होगा, जो हमारा सिस्टम है वो हीट का एक्सचेंज नहीं करेगा। जैसे कि 2 सिस्टम है, फॉर एग्जांपल हम थर्मोमीटर से हमारा बॉडी का टेम्परेचर मापते हैं। तो पहले हम थर्मोमीटर को जब हमारे बॉडी के टच में लाते हैं तो हमारी बॉडी से हीट क्या जाती है, थर्मोमीटर के अंदर जाती है। तो थर्मोमीटर गर्म होने लगता है और कुछ टाइम बाद क्या होता है कि थर्मोमीटर हीट का एक्सचेंज करना बंद कर देता है। तो उस केस में क्या होता है कि थर्मोमीटर का टेम्परेचर और हमारी बॉडी का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है। तो उसी केस को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो वही स्टेटमेंट यहाँ पे है कि सिस्टम ए और बी क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है और बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है। तो ए और सी भी आपस में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे टेम्परेचर ए का बी के बराबर है और टेम्परेचर बी का सी के बराबर है। तो यहाँ से हमारा क्या निष्कर्ष निकलेगा, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर ए का टेम्परेचर बी सी के बराबर होगा। तो यही हमारा जीरोथ लॉ है, जो कि बहुत ही बेसिक लॉ है, इसलिए हम इसको जीरोथ लॉ बोलते हैं। और अगला है हमारा फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ हमें बताता है कि हीट, अगर हम किसी कंटेनर को हीट देते हैं, हमारे सिस्टम को अगर हीट देते हैं तो वो हीट कहाँ पे जाएगी, वो उस सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा उस हीट का। तो जैसे कि हमारे पास एक सिस्टम है, फॉर एग्जांपल मैं कुकर लेता हूँ। तो कुकर के अंदर मैं कुछ पका रहा हूँ, तो कुकर को मैंने यहाँ से हीट दी, तो वो हीट क्या करेगी, इस पानी को गर्म करेगी। मतलब पानी की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। और कुछ टाइम बाद क्या होगा, यहाँ पे जो सीटी लगी है इस सीटी को उठाएगा। तो सीटी को उठा दिया मतलब इसने कुछ वर्क भी कर दिया है सीटी के ऊपर। तो फर्स्ट लॉ में बोलता है कि जो भी हम हीट देते हैं सिस्टम को, डेल्टा क्यू का मतलब है कि कितनी हमने हीट दी सिस्टम को। तो वो जो सिस्टम को हमने हीट दी है वो हीट क्या करेगी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा और सिस्टम पे कुछ वर्क भी कर देगा। तो वो होगा हमारा डेल्टा यू प्लस में डब्ल्यू के बराबर। तो ये है हमारा इक्वेशन जो कि फर्स्ट लॉ से निकलता है। जो भी हम सिस्टम को हीट देते हैं वो हीट सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को भी इंक्रीज कर देता है और सिस्टम पे कुछ वर्क डन भी कर देता है। ठीक है, अब हम समझते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकेंड लॉ में क्या बोलता है, सेकेंड लॉ हमें बोलता है कि कोई भी नेचुरल जो प्रोसेस है वो किस दिशा में, किस डायरेक्शन में जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक चाय लेता हूँ, एक गिलास के अंदर मैंने गर्म चाय ली, तो वो चाय थोड़ी देर बाद में ठंडी हो जाती है। और वहीं पे अगर मैं ठंडी चाय लूँ तो वो अपने आप गर्म नहीं होगी। तो इस केस में क्या हो रहा है, गर्म चाय जो हॉट टी है हमारी वो ठंडी तो हो रही है, कोल्ड तो हो गई वो, लेकिन जो कोल्ड टी है, ये बात करो मैं अपने आप, ये अपने आप हो रहा है ये काम, लेकिन ये काम अपने आप नहीं होगा। जो
कोल्ड टी है वो हॉट टी में अपने आप कन्वर्ट नहीं होगी, अपने आप नहीं होगा ये काम हमें बाहर से करना पड़ेगा तभी होगा, अपने आप ये प्रोसेस होगा। तो यही हमें सेकेंड लॉ बताता है कि अपने आप कौन सा प्रोसेस होगा। तो जिस प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी इंक्रीज होगी वो प्रोसेस हमारा अपने आप होने वाला है। तो इसके अनुसार होता है डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज पॉजिटिव, मतलब यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है, पहले हम समझते हैं एंट्रोपी क्या होता है। एंट्रोपी होता है रैंडमनेस। जैसे कि मेरे पास एक कमरा है, कमरे के अंदर सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से रखी हुई है, सभी ऑर्डर के साथ रखी हुई है सारी चीज़ें, तो उस रूम की एंट्रोपी क्या होगी, कम होगी। और वहीं पे अगर एक रूम के अंदर मैं बहुत सारा सामान बिखेर देता हूँ तो उस रूम की एंट्रोपी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हमारा यूनिवर्स चाहता है कि एंट्रोपी बढ़े। जैसे मैं गर्म चाय लेके आया हूँ तो बाहर का टेम्परेचर कम है और चाय का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हीट कहाँ से जा रही है, हीट जा रही है गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ की तरफ। तो बाहर का जो डिसऑर्डर है उसको हमारी टी बढ़ा रही है। जैसे रूम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते रहते हैं रैंडमली, तो उनको रैंडमली मूव करना उसका क्या है, एंट्रोपी है। अगर वो रैंडमली ज़्यादा मूव कर रहे हैं, अगर रूम का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा स्पीड से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहे होंगे, इसका मतलब उस रूम की एंट्रोपी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यही हमारा सेकेंड लॉ है जो कि मैं बताता है कि कोई भी प्रोसेस किस दिशा में, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, वो उस दिशा में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में हमारी एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो ये हमारा सेकेंड लॉ। इसका मैंने एग्जांपल दिया, जैसे कि गर्म चाय ठंडी होती है अपने आप, लेकिन ठंडी चाय अपने आप गर्म नहीं होती है अगर बाहर का टेम्परेचर कम है तो, मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट हमारी फ्लो करती है। अब हम समझते हैं कि जो हमने पढ़ा था कि डेल्टा क्यू, सेकेंड जो फर्स्ट लॉ के अंदर हमने पढ़ा था डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो इसको हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। जो भी हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं वो उसकी इंटरनल एनर्जी और कुछ वर्क डन में जा रही है। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर हमारी गैस भरी हुई है, तो हम समझ रहे हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या है, तो ये सिस्टम है हमारा, सिस्टम के अंदर मैंने गैस भर रखी है, तो गैस के मॉलिक्यूल क्या मूव कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ मोशन कर रहे हैं, तो उस मोशन के कारण क्या है, उसके पास कुछ इंटरनल एनर्जी है, और ये एटम्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, उसके कारण क्या आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। तो इंटरनल एनर्जी के अंदर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और उनकी पोटेंशियल एनर्जी दोनों ऐड होती है। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, इसके अंदर हम सिर्फ बात करते हैं आइडियल गैस की, और आइडियल गैस के लिए हमेशा पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, एटम्स आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं करते हैं, तो उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी हमारी जीरो होती है फॉर आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के लिए हमारी इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, वो हमारी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाती है, ओनली फॉर आइडियल गैस। ठीक है, और हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी किस पे, जो हमारी इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी, और जो मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है वो किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हमारा टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो मोशन ज़्यादा करेंगे, मॉलिक्यूल्स ज़्यादा स्पीड से मोशन करेंगे। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जो इंटरनल एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ठीक है, और यहाँ से एक निकलता है, यहाँ से एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट निकलता है जो कि हम समझते हैं अभी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहाँ से आया, हमारे पास जो गैस का एक मॉलिक्यूल है मेरे पास, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, उसके पास कितनी इंटरनल एनर्जी है, गैस के पास कितनी इंटरनल एनर्जी है, वो कैसे निकालते हैं हम, वो निकालते हैं हम पहले एक एटम की निकालते हैं और फिर जितने एटम्स हैं उससे गुणा कर देंगे उसको। तो पहले एक एटम के लिए हम निकाल रहे हैं एनर्जी,
तो वो कैसे निकालेंगे? तो एक एटम हमारा एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, मतलब कितनी दिशा में ये कितने डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकता है, वो होती है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इस एटम के लिए हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3। वहीं पे अगर बात करें डायटोमिक के लिए, तो डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? तो 3 तो इसकी यही आ गई ट्रांसलेशन, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन के अंदर कितनी आ गई? जो एफ है हमारा ट्रांसलेशन वाला, प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशन वाला। और फिर अगर हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन की लिए आती है। लेकिन हमारे सिलेबस में जो 11वीं 12वीं के सिलेबस में है, वो अभी हमारे ये काम नहीं आएगा, ये हमारे ग्रेजुएशन में काम आता है। तो अभी हम सिर्फ ट्रांसलेशन और रोटेशन के बारे में बात करेंगे, तो इसको अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे बात नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा? ट्रांसलेशन की तो 3 हो गई, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। तो ट्रांसलेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई? 3। और रोटेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे आएगी? तो ये कैसे रोटेट करेगा वो देखते हैं पहले। तो ये ऐसे रोटेट कर सकता है, ऐसे रोटेट कर सकता है और ऐसे रोटेट कर सकता है। तो 3 डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। पहले की एक्सिस ये होगी, इस एक्सिस के अराउंड ये कैसे रोटेट करेगा? ऐसे। और दूसरी एक्सिस है ये वाली जो बाहर निकल रही है एक्सिस, उसके अराउंड ये ऐसे रोटेट करेगा। और तीसरी एक्सिस है ये वाली, इसके अराउंड ये ऐसे रोटेट करेगा। लेकिन इस एक्सिस के अराउंड इसका जो इनर्शिया है बहुत ही कम है, तो इस एक्सिस के अराउंड जो भी इसका जो एनर्जी आती है वो बहुत ही नेग्लिजिबल आती है। तो इसको हम नहीं लेते हैं, हम सिर्फ इस एक्सिस को और इस एक्सिस के अराउंड जो रोटेशन है उसी को मानते हैं। तो इस केस में हमारे रोटेशन 2 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी? 2। तो डायटोमिक के लिए हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5। ठीक है, तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम का हम यूज़ कहाँ करेंगे वो देख लेते हैं। तो इसकी जो एनर्जी आएगी एक एटम की, वो कैसे निकालते हैं हम? वो निकालते हैं, एक रूल है कि कोई भी एटम अपनी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी रखता है? वो एनर्जी रखता है ½ kBT। के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टी है टेम्परेचर। तो अगर एक एटम की जो मैं एनर्जी देखता हूँ, एक एटम की जो काइनेटिक एनर्जी है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में, सिर्फ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी ½ kT। तो अगर मेरे पास ये है सिंगल एटम है एक, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास 3 है। तो सिंगल एटम की ये है 4 in 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो एक एटम के लिए मैं एनर्जी निकाल रहा हूं, तो वो कितना आएगा? वो मेरा काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो एक एटम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू में ½ kBT। तो एक एटम के लिए काइनेटिक एनर्जी आएगी 3/2 kBT। सिर्फ एक एटम की बात कर रहा हूँ मैं। और वहीं पे अगर मेरे पास n एटम्स है, मतलब 1 मोल गैस है, तो 1 मोल गैस है मोनोटॉमिक वाली, तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? तो उसको मैं Na से गुणा कर दूंगा, 3/2 kBT गुणा में Na कर दिया, तो ये आएगा मेरा 1 मोल के लिए। 1 मोल मोनोटॉमिक गैस की काइनेटिक एनर्जी होगी ये। और एक हमें चीज़ पता है कि जो हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है वो होता है R/Na। ये R है गैस कांस्टेंट। तो यहाँ से अगर मैं Kb को ये पुट करता हूँ वहाँ पे, तो Na से Na कट हो जाएगा और बचेगा क्या? R। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जो आएगी फॉर 1 मोल वो आएगी 3/2 इंटू में RT। ये काइनेटिक एनर्जी आई है फॉर 1 मोल मोनोटॉमिक गैस। ठीक है, और वहीं पे अगर मेरे पास n मोल है तो इसको n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वहां से काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? 3/2 nRT।
तो ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आई है मोनोटॉमिक की 4 n मोल। तो अगर मैं इसको जनरल लिखूं, अगर जनरलाइज इसको करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी मेरी, अगर किसी गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम f है तो f/2 nRT, ये होगा हमारा काइनेटिक एनर्जी का जनरलाइज फॉर्मूला। कोई भी मेरे पास गैस है, उस गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम f है, उस गैस का टेम्परेचर T है और उस गैस के कितने मोल्स हैं, n मोल, तो उस गैस की काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, f/2 nRT। तो यहाँ से हम उस गैस की काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, उसकी इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो इंटरनल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो अब इनके हम साइन देखते हैं कि डेल्टा क्यू प्लस का कब होगा, डेल्टा क्यू माइनस का कब होगा। तो हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर गैस भरी हुई है, इसको मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ, सिस्टम को हीट में दे रहा हूँ, तो ये हीट क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, गैस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो डेल्टा यू पॉजिटिव आएगा। अगर उसकी इंटरनल एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही है तो डेल्टा यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर गैस क्या कर रही है, एक्सपेंड हो रही है, यहाँ पे अगर मैं पिस्टन लगा रहा हूँ, गैस मेरी एक्सपेंड हो रही है, तो गैस अगर एक्सपेंड होगी तो ये वर्क डन करेगी इस पिस्टन के ऊपर, तो वो वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव। किस केस में, एक्सपेंड के केस में। अगर मेरी गैस एक्सपेंड हो रही है तो उस केस में क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और गैस का अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, तो उस केस में डेल्टा यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर मैं हीट सिस्टम को दे रहा हूँ तो वो हीट में पॉजिटिव मिलूँगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइन का। साइन हमने देख लिया कि साइन हम कब पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे। तो हम देख सकते हैं अभी डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो अब कुछ टाइप के प्रोसेस देख लेते हैं हम, किस टाइप के प्रोसेस हो सकते हैं। अगर मेरे पास आइसोकोरिक प्रोसेस है, पहला प्रोसेस है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में क्या होता है, जो वॉल्यूम है सिस्टम का वो फिक्स रहता है, तो डेल्टा भी क्या आएगा, 0, मतलब सिस्टम का वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहता है। अगर सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या होगा, सिस्टम का अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कोई पिस्टन है नहीं इसके अंदर, गैस किस पे वर्क करेगी, गैस वर्क नहीं कर पाएगी। तो इस केस में क्या होता है, वर्क क्या होता है, हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलता है हमारा, ये इक्वेशन आती है हमारी डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। और अब हमारा दूसरा टाइप का प्रोसेस देख लेते हैं। दूसरा टाइप का प्रोसेस होता है आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर जो है हमारा कांस्टेंट होता है, मतलब सिस्टम का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा। तो उस केस में क्या होगा, सिस्टम का प्रोसेस कांस्टेंट है तो डेल्टा यू भी आएगा और वर्क डन भी आएगा। तो यही इक्वेशन हमारी इसमें यूज आएगी। और जो ये दूसरा था, और तीसरे टाइप का प्रोसेस होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 0, मतलब सिस्टम को हम कोई हीट सप्लाई नहीं कर रहे हैं, ना तो सिस्टम बाहर से हीट ले रहा है अंदर, ना सिस्टम हीट सप्लाई कर रहा है बाहर। तो डेल्टा क्यू इसमें क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से एडियाबैटिक के लिए क्या आएगा, 0 बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो वहाँ से हमारा डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू बराबर 0। तो ये निकलता है हमारा एडियाबैटिक के लिए। ठीक है, और एडियाबैटिक के लिए एक इक्वेशन और भी होती है, ये होती है पीवी की पावर गामा, पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये भी इसके लिए होती है एडियाबैटिक के लिए।
जहाँ पे गामा क्या है, गामा होता है 1+2/f। f क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर हमें गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है तो हम उसका गामा निकाल सकते हैं, और गामा को अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ये कंडीशन होती है। तो ठीक है, बाकी अगली क्लास में देखते हैं।